प्रेरित कर रहे हैं, उनको संगठित कर रहे हैं और संगठित करके उनके हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष भी करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अंदर ये परिवर्तन यात्रा 21 जनवरी 2023 से नागपुर से शुरू की गई है। ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र की 200 से ज्यादा विधानसभाओं में जाएगी और 200 से ज्यादा विधानसभाओं में ये परिवर्तन यात्रा ले जाकर के ओबीसी के लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में जागृत करने का काम और संगठित करने का काम इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से किया जाए। क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोलता रहता हूं कि देश में ओबीसी की बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर उन बहुत सारी समस्याओं में अगर पहले नंबर की कोई समस्या है तो वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है यही हम नहीं जानते। ये हमारी सबसे पहले नंबर की समस्या है। दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की, छठे नंबर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। मगर जो सबसे बड़ी समस्या है ओबीसी की, वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है यही हमको नहीं पता है। ये हमारी पहले नंबर की समस्या है। और जब हमारी समस्याओं के बारे में हमको नहीं पता है, हमारे इतिहास और हमारी गौरवशाली विरासत के बारे में हमको सही जानकारी नहीं, तो जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे हक अधिकार पर कब्जा किया हुआ है, जो हमारे हक अधिकारों को खाने का काम कर रहा है, वो हमारा दुश्मन हमें गुमराह करके हमारा सपोर्ट ले रहा है, हमारा सहयोग ले रहा है। हमारी ताकत की वजह से वो ताकतवर बन रहा है और फिर हमें ही अधिकार वंचित करने का काम, हमारे ही अधिकारों को खत्म करने का काम इस देश में किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाने का काम निरंतर चल रहा है। देश की आजादी को लगभग 75 साल हो गए, 75 साल से ज्यादा हो रहे हैं और 75 साल होने पर पूरे देश भर में एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये परिवर्तन यात्रा भी हमको चलानी पड़ रही है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी गिनती नहीं होती है। ये यात्रा भी आजादी के 75 साल में हमको चलानी पड़ रही है। ये यात्रा क्यों चलानी पड़ रही है? अगर आजादी हमको भी मिली और हमारे साथ भी देश में न्याय होता तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय ये परिवर्तन यात्रा हमको क्यों चलानी पड़ती? इसलिए चलानी पड़ रही है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो आज तक आजाद नहीं। देश आजाद हो गया और आज जो लोग देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आपके नागपुर में बैठकर भी बांट रहे हैं और दिल्ली में भी बैठकर बांट रहे हैं। उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ दें। उनकी वजह से अंग्रेज देश छोड़कर नहीं गए। अगर अंग्रेज देश छोड़कर गए तो हमारे बाप दादा की औकात थी जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। क्यों खदेड़ने का काम किया? क्योंकि उन्हें ये बात समझाई गई, उन्हें ये बात बताई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हमारे लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लाठी खाई, डंडे खाए, गोली खाई, जेल गए, फांसी के फंदे तक लटक गए कि अंग्रेज इस देश से जाने। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर अंग्रेजों के गए हुए 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में
हमारी गिनती तक नहीं हुई, समस्याओं का समाधान होना तो बहुत दूर की बात है, हमारी गिनती तक नहीं। जब आजादी के 75 साल में हमारी गिनती तक नहीं हो रही है, तो हम ओबीसी के लोग इस बात को सोचने और समझने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर क्या कारण है। जब देश आजाद हो गया तो हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमको हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है। जब इस बात को सोचने के लिए हम मजबूर हुए, इस बात की जानकारी किया गया कि अरे भाई अंग्रेजों के गए तो 75 साल हो गए, जब अंग्रेजों के गए 75 साल हो गए, वो कौन सी ताकत है, वो कौन से लोग हैं जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी हम लोगों को हमारे ही देश में अधिकार वंचित रखना चाहते हैं, गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। जब ये जानकारी निकाली गई तो बड़ी ही खतरनाक जानकारी सामने आई। जब ये जानकारी निकाली गई तो बड़ी खतरनाक जानकारी सामने आ गई। और वो क्या जानकारी सामने आ गई कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, इस देश में मुगल बाद में आए, और अंग्रेजों और मुगलों से पहले यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण भारत में आए, और ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, जाति व्यवस्था बनाया, अपने को सबसे ऊपर रखा, बाकी सबको अपने से नीचे रखने का काम किया। और हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने से अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से रोक कर रखने का काम किया। मनुस्मृति में लिखा कि अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल, आंख से देख ले तो आंख फोड़ दो, आंख में सूजन डाल दो, उच्चारण करे बोले तो जीभ काट लो। ऐसी व्यवस्था तो अंग्रेजों ने और मुगलों ने कभी नहीं बनाई। ये अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने इस प्रकार की व्यवस्था को बनाने का काम किया। इसलिए ज्योतिबा फूले ने जब 1848 में लड़ाई शुरू किया तो 1848 में उन्होंने कहा कि हमें इनसे आजादी चाहिए, जो अंग्रेजों से पहले आकर हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, हमें पहले इनसे आजादी चाहिए। और ज्योतिबा फूले ने हमारी आजादी की लड़ाई को शुरू किया। तो इस बात को आज की तारीख में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों को तो हमारे पुरखों ने खदेड़ दिया, मगर हमको क्या मिला? अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों ने देश पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज चले गए, ब्राह्मणों ने देश पर कब्जा कर लिया, और देश में हमारी आबादी आधे से 2% ज्यादा है। वैसे अगर आज की तारीख में जनगणना हो जाए तो आधे से कम 10% ज्यादा है। लेकिन 1931 की जनगणना के अनुसार, गुलाम भारत में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, अंग्रेजों ने जो गिनती किया था उसके अनुसार, 1931 की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी, केवल ओबीसी की आबादी 52% है, मतलब आधे से 2% ज्यादा है। इसीलिए मैं कभी कभी अपने ओबीसी के लोगों को पूछता हूं कि दुनिया में कितने अजूबे हैं। तो हमारे कुछ ओबीसी के लोगों ने हमको बताया, पढ़े लिखे ओबीसी के लोगों ने, कि पटेल जी दुनिया में 7 अजूबे। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोला अपनी तरफ क्यों देखना है, क्या हम भी अजूबे हैं दुनिया के? तो हमने कहा दुनिया का 8वां अजूबा भारत देश का ओबीसी है। बोला ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हमने कहा ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम अजूबा ज्यादा दिन तक बने रहना नहीं चाहते, इसलिए बता रहे हैं। पहले समझना पड़ेगा कि दुनिया के 8वें अजूबे हम बने हुए हैं। क्यों बने हुए? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, छत्रपति साहू महाराज ने संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, और संघर्ष करके लोकतंत्र भारत में लागू कर दिया, सबको वोट का अधिकार दे दिया। अब मान लो अगर साहू जी वोट डाले तो कितना गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा।
और कोई ब्राह्मण भागवत जी वोट डाले तो कितना गिना जाएगा? एक ही गिना जाएगा, दो तो नहीं गिना जाएगा ना। मतलब जो हमारे वोट की वैल्यू है और जो भागवत जी के वोट की वैल्यू, जो हमारे वोट की वैल्यू है और जो भागवत जी के वोट की वैल्यू है, वो वैल्यू बराबर है। और भागवत जी की संख्या देश में 3.5% और हमारी संख्या केवल ओबीसी की 52% है। शेड्यूल कास्ट के लोगों की समस्या है, कहीं मूछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं जय भीम बोलने से हत्या हो जाती है। देश भर में आप खबरें पढ़ रहे हैं। कोविंद जी राष्ट्रपति थे, जब मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने कहा आप देश के राष्ट्रपति हैं, मगर मंदिर पर तो हमारा अधिकार है, इसलिए एंट्री नहीं, बाहर रहो। तो सीढ़ी पर बैठकर कोविंद जी को पूजा करना पड़ा, हमारे कानपुर के, उत्तर प्रदेश के। तो ये हालात है देश में, शेड्यूल कास्ट पर अन्याय अत्याचार, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। माइनॉरिटी में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है, उसके ऊपर लगातार हमले हो। तो देश में जो 90% से ज्यादा की आबादी है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। और लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और फिर भी सरकार 3.5% के लोग चला है। 52% ओबीसी होते हुए 75 साल में गिनती नहीं हुई, 75 साल में गिनती नहीं हुई। लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है और हमारी 75 साल में गिनती नहीं हुई तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम है क्या? हमारे समर्थन के बगैर, हमारे सपोर्ट के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती, ना बन सकती है, ना चल सकती है, ना कभी बनती है, ना कभी चलती है। अभी सेंटर में जो मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तो मोदी जी भी बैकवर्ड क्लास के सपोर्ट से ही चला रहे हैं। और मोदी जी जब 2014 में चुनाव प्रचार में आए थे तो मोदी जी ये कह रहे थे कि हम पिछड़े वर्ग के, इसलिए हमारे साथ भी भेदभाव होता है, हमारा भी अपमान होता है, ऐसा मोदी जी कह रहे थे। तो हमारे लोगों ने सोचा हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, मोदी जी भी पिछड़े वर्ग के हैं, हमारे साथ भी भेदभाव होता है, मोदी जी के साथ भी भेदभाव होता है, तो अच्छा मौका है, अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं तो अपनी समस्याओं का समाधान हो जाए। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। महाराष्ट्र की सरकार पहले वाली जो थी उद्धव जी के नेतृत्व में, वो सुप्रीम कोर्ट गई, इस बात को लेकर गई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2011 में जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उसकी रिपोर्ट हमें दे दे, या तो जो जनगणना होने वाली है उसमें जाति आधारित जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट करवा ले। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया, एफिडेविट लगाया कि ना तो हम 2011 के सर्वे की रिपोर्ट दे सकते हैं और ना ही हम जो सेंसस होने वाली है इसमें कास्ट बेस्ड सेंसस कर सकते। तो बड़ा आश्चर्य हुआ हम लोगों को कि एक बैकवर्ड क्लास का आदमी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का काम हो रहा है। ये स्वाभाविक नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप मूर्ख से मूर्ख आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो, तो महामूर्ख आदमी भी कहता है मूर्ख महामूर्ख मैं मानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हो कि अपना पैर अपने ही हाथ से काट लूंगा, इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं हूं। तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अपने पैर से, अपने हाथ से, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता है। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ओबीसी का व्यक्ति ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं है ओबीसी की गिनती का। ओबीसी का फायदा हो जाए, किसी ओबीसी को क्या नुकसान है? इसका मतलब ये है कोई और
कोई और शक्ति है जो ऐसा करने से रोक रही है। वो ताकत और शक्ति है आरएसएस के ब्राह्मणों की। आरएसएस के ब्राह्मणों द्वारा मोदी जी को ओबीसी के समर्थन में फैसले लेने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सरकार आरएसएस के लोग चला। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी मुख नहीं मुखौटा है। एक मुख होता है, एक मुखौटा होता है। अब बैकवर्डों का वोट लेना है तो मुखौटा तो बैकवर्डों का लगाना पड़ेगा, चेहरा तो बैकवर्ड का दिखाना पड़ेगा। तो बैकवर्ड का चेहरा दिखाया जा रहा है और पीछे से सरकार ब्राह्मण चलाने का काम है। सामने चेहरा बैकवर्ड का, बैकवर्ड को देखकर वोट दे, और सरकार चलाने का काम पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, इसलिए ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। इसलिए 10% रिजर्वेशन दे दिया गया इसी सरकार द्वारा संविधान संशोधन करके। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मगर ओबीसी के लोग लंबे समय से कह रहे हैं हमें संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दे दो। तो क्या कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो ये 10% कहां से हो गया 50% से ज्यादा? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो ये 10% कहां से हो गया 50% से ज्यादा? और सुप्रीम कोर्ट ने भी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मान्यता दे दिया। तो हमने कहा चलो दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अब तो 50% की सीमा खत्म हो गई ना। अब तो 52% को कम से कम 52% लागू करो। मगर ये सरकार लागू नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है। लेकिन जिनका 80% के लगभग पहले से ही क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में कब्जा है, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है 79.2%, मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। जिनका पहले से 80% के लगभग कब्जा है, उनको 10% और दिया गया। मतलब जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ओवर वाले को और ओवर दिया जा रहा है, और जिनका नहीं है उनको नहीं दिया जा रहा है। जिनका ओवर है उसको और ओवर दिया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है सरकार कौन चला रहा है। सरकार मोदी जी चला रहे हैं कि सरकार भागवत जी चला रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि सरकार कौन चला रहा है। जब हम लोगों ने इस मुद्दे को लगातार उठाया कि सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं, आरएसएस के लोग चला रहे हैं, तो भागवत जी का बयान आया और भागवत जी ने कहा हम सरकार के डे टू डे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। कहा हम सरकार के डे टू डे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। इसका एक और मतलब निकलता है कभी कभी हस्तक्षेप करके। रोज रोज हम सरकार चलाने नहीं जाते। भागवत जी का ये कहने का मतलब था हम रोज रोज सरकार चलाने नहीं जाते, लेकिन कभी कभी जब नीतिगत फैसले करने होते हैं तो जरूर हस्तक्षेप करते हैं। तो जब जाति आधारित जनगणना का फैसला करना है, ओबीसी के आरक्षण का फैसला करना है, एससी एसटी के आरक्षण का फैसला करना है, आप जरूर हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। रोज रोज हस्तक्षेप करने का काम नहीं करते हैं। तो साथियों, ये देश की परिस्थितियां हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी को अधिकार वंचित किया जा रहा है। इसलिए इसके बारे में जागृत होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। ब्राह्मण लोग जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? उनको क्यों डर लग रहा? क्योंकि उनको लगता है, अभी तो हम कह देते हैं, ओबीसी की बस्ती में आते हैं पंडित जी लोग, तो क्या कहते हैं, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू, और एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा करोगे, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। ओबीसी के लोग बहुत सतर्क हैं। देश पर मुसलमानों
का कब्जा होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने देना। अब भागवत जी हम आपके साथ में हैं, बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो हिंदू के नाम पर तुम्हारा वोट तो ले लिया, 3 समय हम बहुत बड़े वाले हिंदू होते हैं। वोट देना हो तो हमसे बड़ा हिंदू कोई होता नहीं, ओबीसी से बड़ा। अगर चंदा देना है तो फिर हम बहुत बड़े वाले हिंदू होते हैं। और अगर मुसलमान से लड़ना है तब तो हम ही हिंदू होते, तब तो भागवत जी 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं लड़ाई, वो हम ही को आगे करते हैं। अरे देखो तो ये जो हमको हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू के नाम पर लड़ाई हमसे लड़वाई जा रही है, और मलाई भागवत दिखा रहे हैं ब्राह्मण लोग। लड़ाई हमसे लड़वाई जा रही है हिंदू के नाम की, और मलाई भागवत जी खा रहे हैं। 90-92 में जब मामला आया ओबीसी के आरक्षण का, जब लड़ाई चल रही थी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जब ये लड़ाई चल रही थी तो आरएसएस के लोगों ने साजिश किया कि मंडल की बात ओबीसी तक अगर पहुंच गई तो ओबीसी ब्राह्मणों के हाथ से निकल जाएगी। पहुंचनी नहीं चाहिए, पहुंचनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया जैसे तमाम नेताओं को आगे किया, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, ओबीसी के, उनको आगे किया। विनय कटियार अयोध्या के, उनको पूछा गया अरे आरक्षण का क्या होगा, आप कह रहे हो रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, आरक्षण का क्या होगा? तो विनय कटियार ने कहा डंडे के दम पर आरक्षण ले लें। आज विनय कटियार भी गायब है, उनका डंडा भी गायब है, और जिस मंदिर के लिए लड़ रहे थे वो मंदिर बन रहा, ट्रस्ट बन रहा, उसका शिलान्यास हुआ। कटियार को हवा तक नहीं लगने दिया वहां के जो लड़ाई लड़ रहे थे बैकवर्ड क्लास के नेता, उनको वहां की हवा तक नहीं लगने दिया। और जो ट्रस्ट बनाया गया उस ट्रस्ट में एक भी बैकवर्ड क्लास के आदमी को नहीं रखा गया। लड़ने के लिए हम हिंदू हैं, अधिकार के लिए हिंदू नहीं है, लड़ने के लिए हिंदू है। जब लड़ना था मंदिर की लड़ाई तब विनय कटियार बहुत बड़े वाले हिंदू, कल्याण सिंह बहुत बड़े वाले हिंदू, उमा भारती बहुत बड़ी वाली हिंदू, परवीर तोगड़िया बहुत बड़े वाले हिंदू, रितंबरा बहुत बड़ी वाली हिंदू। और जब ट्रस्ट में रखने की बात आई, कहा नहीं नहीं अब तुम लोग हिंदू नहीं हो, ब्राह्मण लोग ही। तो ब्राह्मणों को रखा, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। हमने कहा अरे भाई दूसरे लोग अच्छे वाले नहीं होंगे, मगर विनय कटियार तो तुम्हारी पार्टी के है, बढ़िया वाले हिंदू है, उमा भारती तो बढ़िया वाली है, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले थे, अरे इनको रख लेते, दूसरे को नहीं रखते तो चलता। नहीं रखो भाई, मगर जो तुम्हारे ही पार्टी के हैं, जो लड़ाई लड़ रहे थे, कम से कम उनको रख लेते। तो पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये साजिश देश में चल रही है, हमारे दम पर सरकार बनाई जा रही है और हमारे खिलाफ ही सारा का सारा षड्यंत्र देश में किया जा रहा है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं कि ओबीसी के लोगों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उसके बारे में जागृत किया जाए। ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए, ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, इसके लिए यात्रा चला रहे। इसके साथ ही साथ किसान लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे और किसानों का सरकार के साथ समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? हम एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। आज तक लागू नहीं किया। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, आप जब इसको मार्केट में खरीदने जाते हो तो आप तय करते हो इसको कितने में खरीदोगे, या जिसने बनाया इसको उसने तय कर दिया है कितने में लोग खरीदे? निश्चित रूप से जिसने बनाया फैक्ट्री मालिक ने उसका रेट भी तय कर दिया। मैं माइक पर बोल रहा हूं तो माइक जिसने बनाया उसने इसका रेट तय कर दिया। गाड़ी से चल रहा हूं तो गाड़ी जिसने बनाया उसने रेट उसका निर्धारित कर दिया। किसान फसल पैदा करता है। आज तक किसान को अपनी फसल का मूल्य रखने का अधिकार मिला आजादी के 75 साल में। क्या किसान आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे? किसानों के सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया।
और गांधी जी ने कहा अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी भूल गए। हर समय याद था गांधी जी को कि अगर सरदार पटेल नहीं मिलते तो वो सफल नहीं होते। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो नेहरू को बना दिया और सरदार पटेल की सारी कुर्बानी भूल गए। तो ये इस देश का इतिहास है, हमें समझने की जरूरत है। किसानों ने भी आजादी की लड़ाई में बहुत कुर्बानी दी है, मगर 75 साल से नहीं। उनको अपनी फसल का मूल्य रखने का अधिकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो। सरकार न्यूनतम भी देने के लिए तैयार नहीं, वो भी होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग लड़ाई करें। इसके साथ ही साथ देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। आप लोगों को याद होगा मोदी जी का 2014 के इलेक्शन का भाषण, जब वो कहते थे देश नहीं बिकने दो। हमारे लोग, ओबीसी के लोगों की भावनाएं देश के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी रहती। हमारे लोगों को जब देश के ऊपर आता है तो पहले खड़े हो जाते हैं। अपना फायदा हो नुकसान हो वो नहीं सोचते हैं, देश के लिए खड़े हो जाते हैं। मजबूत कि आजादी की लड़ाई में भी हमारे लोग खड़े हुए और लगातार देश के लिए खड़े हो। लेकिन जो ये हमारी भावनाएं हैं, इसका मिसयूज करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। वो देश का नाम लेकर हमारा समर्थन लेते हैं और फिर देश के खिलाफ काम करते हैं। कहा देश नहीं बिकने दूंगा तो हमारे लोगों ने सोचा यार बड़ी अच्छी बात है, देश नहीं बिकना चाहिए। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो मन ही मन कसम खा लिया देश नहीं बचने दूंगा। पहले कहा देश नहीं बिकने दूंगा और अब कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। तो एक एक चीज अडानी और अंबानी को देने का काम लगातार 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 चल रहा है। मान लो आज सरकारी चीज को अडानी ने खरीद लिया, कल अमेरिका की कंपनी ने अडानी से संपर्क किया, अरे भाई जो चीज तुम 200 करोड़ में खरीदे हो हम तुमको उसके 500 करोड़ देते हैं। तो अडानी देगा कि नहीं देगा? अरे व्यापारी का काम तो मुनाफे में व्यापार करना है। तो देश को विदेशी ताकतों के हाथों में सौंपने का षड्यंत्र देश में चल रहा है बड़े पैमाने पर निजीकरण। और निजीकरण जो हो रहा है, देश की संपत्ति तो जा ही जा रही है, इसके साथ ही साथ ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म रिजर्वेशन हो रहा है, खत्म आरक्षण हो रहा है। पहले लाखों नौकरियां टेलीफोन में मिलती, लाखों नौकरियां रेलवे में मिलती थी, आज ठेकेदारी पर था। नौकरियां नहीं है, अनपढ़ लोगों को रेलवे और टेलीफोन नौकरी देता था। आज ग्रेजुएट इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर को भी नौकरी नहीं है। ये स्थिति देश में पैदा हो गई। तो हमको समझना पड़ेगा कि देश में ये जो निजीकरण किया जा रहा है इसको रोकना पड़ेगा। और निजी क्षेत्र चूंकि अपने आप नहीं चलते, सरकार की मदद के बगैर निजी क्षेत्र नहीं चलते, तो सरकार की मदद से चलते हैं। तो सरकार उनको बढ़ाती है, तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक पैसा देती है सरकार को। इसका मतलब पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने में पब्लिक का पैसा लगाया जा रहा है। अगर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने में पब्लिक के टैक्स का पैसा लगाया जा रहा है, सरकार का पैसा लगाया जा रहा है, तो जो सरकारी योजना है रिजर्वेशन की, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूंजीपतियों के यहाँ निजी क्षेत्र में भी होना चाहिए। ये मुद्दा लेकर के भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चलाने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, बड़ा आश्चर्य होता है कि देश में जिसकी आबादी 85 से 90% से ज्यादा है, वो लोग इस देश में अधिकार वंचित, उन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता। और जो कम संख्या वाले लोग हैं उनको डर भी नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में हमको हरा देंगे। ये डर क्यों खत्म हो गया? ये डर क्यों नहीं लग रहा है? ये डर इसलिए नहीं लग रहा है कि उनको लगता है अरे तुम नाराज हो जाओगे तो नाराज रहो, नाराज हो जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, वो लोग सोचते। सरकार जो चला रहे वो लोग सोचते।
चलो तुम नाराज हो जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? तो ज्यादा से ज्यादा हमको वोट नहीं डालोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? तो तुम्हारी मर्जी, जिसको वोट डालना है डाल देना, मगर हम ईवीएम से तुम्हारा वोट ले लें। तुम्हारी मर्जी, जिसको वोट डालना है डाल देना, मगर हम ईवीएम से तुम्हारा वोट ले लेंगे। तो ईवीएम में घोटाला चल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को अपने फैसले में कहा कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं केवल ईवीएम से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाओ, और कोई विवाद होता है तो पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकलते हैं उसकी रिकाउंटिंग करो, 100% रिकाउंटिंग। मगर वो पेपर ट्रेल ही लगाने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो अमन मेश्राम साहब का धन्यवाद देना चाहिए भारत के तमाम नागरिकों को कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपके आदेश पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर, आपके आदेश पर पेपर ट्रेल नहीं लगा रहा है। तो अमन मेश्राम के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 100% ईवीएम मशीनों पर पेपर ट्रेल मशीन लग गई। लेकिन अब जो बदमाश लोग हैं वो सतर्क हो गए, पेपर ट्रेल मशीन लग गई कि अरे पेपर ट्रेल लग गया तो फिर कैसे होगा घोटाला। तो फिर उन लोगों ने इसकी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए उसका षड्यंत्र किया। अब पेपर ट्रेल तो लग गया, मगर पेपर ट्रेल से जो कागज निकल रहा है, जो मतपत्र निकल रहा है, उसका मिलान होगा तभी तो घोटाला पकड़ा जाएगा, तभी तो चोरी पकड़ी जाएगी। वो मिलान ही नहीं होता। तो 100% मिलान होना चाहिए, या तो 100% मिलान हो और या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके और देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो मत है वो प्रदर्शित हो सके। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इस परिवर्तन यात्रा का एक और भी बहुत बड़ा मकसद है, इस देश में जो बहुजन लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई फूले साहू अम्बेडकर पेरियार ने लड़ने का काम किया। लेकिन इस देश के अंदर फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के आंदोलन को ब्राह्मणवादियों द्वारा, मनुवादियों द्वारा शेड्यूल कास्ट तक रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनको डर लगता है अगर ये मामला फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा अगर ओबीसी के लोगों के अंदर पहुंच गई तो देश में क्रांति हो जाएगी, ब्राह्मणवाद नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस आइडियोलॉजी को हर ओबीसी के घर में पहुंचाने का काम करेगा, जो हमारे पुरखों की आइडियोलॉजी, जो हमारे पुरखों की आइडियोलॉजी है और जो हमारी मुक्ति की, हमारी आजादी की आइडियोलॉजी, ये विचारधारा है। इस विचारधारा को इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ओबीसी के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम पिछड़े नहीं रहना चाहते। अभी पिछड़े राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, तो कुछ ओबीसी के लोग कहते हैं सर पिछड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मन में गिनती नहीं करा पाए 75 साल में तो अगले हैं क्या? 75 साल में गिनती नहीं करा पाए तो अगले नहीं है, पिछड़े ही है। तो लेकिन हम हमेशा रहना नहीं चाहते, हम 8वां अजूबा बन के हमेशा रहना नहीं चाहते, बल्कि इस देश का जो बहुसंख्यक है, जो इस देश का असल बासिंदा है, जो इस देश का मूल निवासी है, वो इस देश का शासक बने, ऐसा हम चाहते। और क्यों चाहते? क्योंकि आप देश का भला चाहते। वो भाषण देते भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारे लोग खुश होते बने, वो बनाने वाले हैं क्या? जब हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखे पूर्वजों का राज था, तब भारत विश्व गुरु था, तब भारत सोने की चिड़िया था। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बनाई थी हमारे पुरखों ने, और दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, उनको गर्व होता था। आज दुनिया की 200 यूनिवर्सिटियों में भारत का कोई भी नहीं। इतना ज्यादा पतन हो गया भारत का। क्यों? क्योंकि हम लोग सरकार नहीं चला,
हमारा देश है मगर हम नहीं चला रहे। देश हमारा है, दूसरों को दे दिया। नई गाड़ी खरीद लो, दूसरे को नहीं देते चलाने के लिए, बोलते अरे खराब कर देगा, नई गाड़ी अभी लिया है कैसे दूसरे को देंगे, नहीं देते। मगर देश दे दिया दूसरों को चलाने के लिए, तो देश खराब हो रहा है। इसलिए देश की बागडोर अपने हाथ में लेना होगा। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो इस देश के मूल्यवासियों को इस देश का हुक्मरान बनना होगा, इस देश का शासक बनना होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शासन करती जमात, इसलिए कहा था क्योंकि वो जानते थे कि ये जो लोग हैं ये देश का सत्यानाश करेंगे। अगर ये लोग शासन करती जमात बनेंगे तभी भारत की जो गौरवशाली विरासत है वो पुनः वापस आ सकती है। तो साथियों, इन मकसद को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चलेगी। 101 दिन तक ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चलेगी। आप सभी लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत। धन्यवाद साहब।